हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, अब जो हम आप लोगों से लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग रेशो। और अकाउंटिंग रेशो में भी हम एक बहुत यूनिक चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। रेशो तो आप लोग करते ही आ रहे हो, आप लोगों ने की भी होगी, उनके फॉर्मूलेज, उनके क्वेश्चन आपने किए होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से निकाल भी पाओगे। लेकिन कुछ चीजें जो हम छोड़ जाते हैं, कुछ चीजें हम सोचते हैं कि एग्जाम में नहीं आएंगी और वो एग्जाम का पार्ट बनती है, तो आप उनका आंसर नहीं कर पाते। मैं वो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, रेशियो के अंदर जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, लाइक आपकी करंट एसेट जो है वो ट्वाइस है, वो दो गुना है किससे? करंट लायबिलिटी से, इन केस ऑफ अ करंट रेशियो। ऐसा क्यों बताइए? अब फिर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है हम लिख नहीं पाते। तो गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको शायद आपके एग्जाम में देखने को मिले भी। तो आपको इनके आंसर बहुत करेक्टली देने हैं। तो आप जब रेशियो का चैप्टर पढ़ रहे हो तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। तो इसका कारण क्या है? करंट एसेट डबल क्यों होती है? क्योंकि आपको लिखना है करंट एसेट में कुछ ऐसी भी एसेट्स होती है जिनको हम कैश में कन्वर्ट ना कर पाए। तो कम से कम हमारी करंट एसेट ट्वाइस होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी करंट लायबिलिटी जो है वो 1 लाख है और करंट एसेट हमारी 2 लाख है, तो 2 लाख में कुछ ऐसी भी एसेट है जिनको हम अपने अकॉर्डिंग कैश में कन्वर्ट ना कर सके। लाइक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जब बिकेगी तब पैसा आएगा, तो हो सकता है इन्वेंट्री ना बिके। तो इसलिए कम से कम 2 गुना होनी चाहिए, ताकि कम से कम 1 लाख रुपए, अगर मैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊं, कम से कम 1 लाख तो हमारे पास आ जाए, ताकि हम अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सके, ताकि हम शॉर्ट टर्म के लिए सोल्वेंट हो सके, ताकि हम शॉर्ट टर्म डेट्स को पे कर सके। तो ये आपको लिखना है। सेम इसी तरीके से आपसे क्या पूछा जा सकता है, करंट एसेट में ही बता रहा हूं। करंट एसेट में क्या पूछा जा सकता है कि आप ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं, उसमें से आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, उसको माइनस क्यों करते हो? बताओ। दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आ गया तो कुछ बच्चे तो लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको बेसिक पता ही नहीं है। तो इसका कारण इसलिए है, ये चीजें आपको पढ़नी है, ये मैं बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से भी आपको ये चैप्टर पढ़ना है रेशियो में से, क्योंकि अगर देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, वो कौन से? एक तो 4 नंबर का मिल सकता है और एक 3 नंबर का मिल सकता है, और एमसीक्यू अलग है। तो रेशियो बहुत वेटेज है। रेशियो की अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम में बहुत वेटेज रहने वाली है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन क्यों माइनस किया जाता है? क्योंकि प्रोविजन क्या होते हैं जिनसे हमें लग रहा है पैसा ना आए। मान लीजिए हमें पैसा लेना है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें लग रहा है 20,000 उनसे कुछ लोगों से पैसा ना आए, हमें लग रहा है, कंफर्म नहीं है, तो रह गए 80,000। क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए प्रोविजन को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं जिनसे पैसा आ जाएगा। तो 80,000 को लेंगे, इसलिए 20,000 को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना क्या है। सेम इसी में बात करूं मैं, हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स, याद आ गया होगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स जब हम इन्वेंट्री को लेते हैं, यस गाइस, एक मिनट, जब हम किसको लेते हैं गाइस? इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री में से स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हटा देते हैं। इसका कारण क्या है? हटाने का बताओ कारण क्या है? क्योंकि स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम बेचना नहीं चाहते, इनको बेचना हमारा पर्पस नहीं है, और हम करंट एसेट कौन सी ले रहे हैं? जिनसे हम कैश में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए स्टोर्स एंड स्पेयर्स को व्हाइल कैलकुलेटिंग क्या करंट रेशियो इन्वेंट्री में से हटा दिया जाता है। तो ये इस तरीके से आपको अपने क्या करने हैं गाइस? आपको अपने टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं आपको यही चीजें बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है करंट रेशियो एनालिसिस की। सेम इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए लिक्विडिटी रेशियो में लिक्विड एसेट और जो हमारी क्या है, दैट इज करंट लायबिलिटी, वो 1:1 क्यों ली गई? कि लिक्विड एसेट और जो करंट लायबिलिटी है उसकी रेशियो जो है 1:1, क्योंकि इसमें आपको आंसर क्या करना है? क्योंकि लिक्विड एसेट, हमने लिक्विड एसेट में केवल वही एसेट ली है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया देना है,
ठीक है। और आपने लिक्विड एसेट में केवल वही एसेट ली जिनसे आप पैसा कन्वर्ट कर सकते हो इजिली, मतलब आपने इसमें से इन्वेंट्री को भी हटा दिया क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग बिकेगी, एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंस को भी हटा दिया क्योंकि उससे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर केवल वही एसेट ली जिनसे आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 लाख ही हो तब भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि 1 लाख कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 लाख ही आपको क्या पे करना है, करंट लायबिलिटी, तो इजिली आप पे आउट कर पाओगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखनी है। सेम अगर मैं बात करूं डेट इक्विटी रेशियो की, डेट इक्विटी रेशियो क्या बोला जाता है, उसकी जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो क्या है गाइस, दैट इज 2:1। ये क्या कहता है, डेट इक्विटी रेशियो होती क्या, दैट इज डेट ओवर इक्विटी, ठीक है। अब डेट ओवर इक्विटी का मतलब क्या है कि डेट ओवर इक्विटी मतलब 2:1, ये क्या बोला गया, ये मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब हमारी डेट जो है 2 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए इक्विटी है हमारी 1 लाख, ठीक है, तो डेट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 लाख होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा डेट होते जाएंगे डेट वालों के लिए रिस्की पोजीशन हो जाएगी। डेट तो बल्कि डेट में पैसा क्यों लगाते हैं लोग, ताकि उनका पैसा सेफ रहे। अगर वही ज्यादा होते रहेंगे तो उनके पैसे मरने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि ये रेशियो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए। मतलब जो हमने इक्विटी ओनर से पैसा लिया है मैक्सिमम ट्वाइस हम डेट से लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो डेट वालों के लिए क्या हो जाएगी, रिस्की पोजीशन हो जाएगी। तो गाइस मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको रेशो के चैप्टर को पढ़ना है। अब बात आती है कि रेशो के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। गाइस इंपॉर्टेंट, रेशो के चैप्टर की बात करूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो 3 न्यू रेशो आई हैं, 3 न्यू रेशो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैंपल पेपर भी उठाओगे तो उनमें आप देखोगे सैंपल पेपर में इन रेशो के 3 न्यू रेशो में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 3 न्यू रेशो जो आई हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर ओवरऑल रेशो के चैप्टर की बात करूं तो रेशो के चैप्टर में सारी रेशो इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी हेल्प से आप एक एक रेशो को बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। अब एक चीज और बोलना चाहूंगा, रेशो के चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती है दैट इज लिमिटेशन। यस गाइस, लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस, ये आपसे 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, फॉल्स रिजल्ट फॉल्स है। क्यों, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होंगे तो रेशो भी गलत हो जाएगी। और हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हुई तो रेशो भी, क्योंकि रेशो किसके बेसिस पर बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया होगा। इसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नोर्ड, हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते नहीं है, क्योंकि रेशो हम केवल किसकी लेते हैं, किसके बेसिस पर करते हैं, क्वांटिटेटिव, जो मनी की टर्म में होती है। क्वालिटेटिव को हम लेते नहीं है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, कोई एक पर्टिकुलर रेशो नहीं है कि उसके बेसिस पर हम क्या करें, कंपेयर कर सके, कोई एक पर्टिकुलर रेशो नहीं है, ये भी एक इसकी क्या है, लिमिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वो अफेक्टेड होती है विंडो ड्रेसिंग, मतलब हम उसमें अपना मनचाहा चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि यूजर को इन्फ्लुएंस कर सके। जब उसमें क्या होगा, मनचाहा चेंज होगा तो रेशो भी इफेक्टेड होगी, तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन। इसके बाद प्राइस लेवल चेंजेस नॉट कंसीडर्ड। यस गाइस, रेशो की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम केवल क्या करते हैं, जैसे सेल है, सेल 10 लाख से 15 लाख हुई, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था 10 से 15 हुई, 10 से 15 लाख, केवल ये दिखाया जाएगा कि 10 से 15 लाख हो रही है। क्यों हो रही है, क्या प्राइस के बढ़ने से हो रही है, ये दिखाया नहीं जाएगा। तो रेशो के अंदर वो चीज भी इंक्लूड नहीं की जाएगी, तो डेफिनेटली ये इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल बायसनेस। डेफिनेटली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम प्रोविजन बनाते हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन के मेथड WDV SLM ये कौन चूज करता है, अकाउंटेंट, तो वहां पर पर्सनल बायसनेस हो सकती है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर्सनल बायसनेस होगी तो रेशियो में भी क्या आ जाएगी, पर्सनल बायसनेस, तो इसलिए ये भी इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद मे नॉट बी कंपेरेबल। यस गाइस, एक फर्म को हम दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, अब एक फर्म अलग पॉलिसी यूज कर रही है, हम अलग कर रहे हैं, हम SLM लगा रहे हैं, वो WDV लगा रहे हैं, तो कंपेरेबल नहीं होगा, तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन। तो गाइज मैंने आप लोगों से यूनिक चीजें बात की, जो यूनिक है, जो बच्चे ड्रॉप करते हैं, जो बच्चे
कंसीडर नहीं करते और ये एग्जाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो गाइस जो रेशियो है उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लेना। 3 जो नई रेशियो है उसका भी डाल दूंगा, उसके क्वेश्चंस भी करवाए हुए वो भी आप कर पाओगे, तो आप उनमें से रेशियो को कर लेना। और ये मैंने यूनिक चीजें बताई है, ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि यूजुअली बच्चे नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में जब आता है तो वो ब्लैंक छोड़कर आते हैं, तो उससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आया है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और गाइस अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।